पिछले कुछ समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं और 114 रफाल फाइटर जेट्स को लेकर ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका है। 2 दिन पहले ही हम लोगों ने बात की थी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल फाइटर जेट केपेबिलिटी के लिए नहीं, कंटिन्यूटी के लिए अक्वायर किए जा रहे हैं। देखिए, GF404 और GF414 को लेकर जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है, उसके चलते आपको कंटिन्यूटी चाहिए। और अगर GF404 और 414 को लेकर अनसर्टिनिटी नहीं होती तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग कह सकते थे कि भारतीय वायुसेना को और रफाल फाइटर जेट्स की आवश्यकता नहीं है। हालांकि करंट सिचुएशन में भारतीय वायुसेना को और फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और इसी वजह से रफाल फाइटर जेट अक्वायर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एनिमी कैपेबिलिटीज की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें काफी ज्यादा बदल रही हैं और जहां चाइना की तरफ से 300 के लगभग J-20 बना लिए गए हैं, वहीं आने वाले समय में चांसेस हैं कि J-35 या कान में से एक फाइटर जेट पाकिस्तान भी पहुंचेगा। ऐसे में एक ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को भी इस कैपेबिलिटी गैप को कम करने के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बाहर से अक्वायर करने पड़ सकते हैं। और एग्जैक्टली यही रिकमेंडेशन आया था एक एम्पावर्ड कमेटी की तरफ से, जिसने रेकमेंड किया था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से आने वाले समय में 2 या 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बाहर से अक्वायर किए जा सकते हैं। उस समय आइडिया था कि इस विंडो का प्रयोग करके एक तीर से 2 शिकार किए जाए। पहला, यूएस के साथ में ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही थी और ट्रेड डील नेगोशिएशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि भारत यूएस को और ज्यादा बिजनेस दे। ऐसे में आइडिया था कि 97 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर के साथ साथ कुछ एडिशनल F-35 भी ऑर्डर कर दिए जाएंगे और अगर पूरा पैकेज देखा जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर के वेपन सिस्टम्स बोल पाएंगे। हालांकि उस नेगोशिएशन के साथ साथ भारत रिकैलिब्रेशन भी कर रहा था और उस रिकैलिब्रेशन प्रोसेस के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से तो मिले ही थे, लेकिन शी जिनपिंग से भी मिले थे। वो सिचुएशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलवान के बाद में इस तरीके की मीटिंग पहली बार हो रही थी और उस मीटिंग के तुरंत बाद से भारत और चाइना के बीच में चीजें बेहतर हुई हैं। अब अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो रशिया भारत का एक अच्छा डिफेंस पार्टनर रहा है और भारत ने रशिया से काफी वेपन सिस्टम्स अक्वायर किए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रशिया इकलौता ऐसा देश है जहां से ट्रू टेक्नोलॉजी भारत ट्रांसफर हुई है और इसी वजह से भारत में एक बड़ा सेगमेंट है जो चाहता है कि भारत और रशिया और ज्यादा कोलैबोरेट करें और ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारत में बनाया जाए। अब SU-57 के बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं MiG-35 के बारे में। देखिए, MiG-35 MiG-29 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट था जिसको लेकर आइडिया था कि इस प्रूवन एयरफ्रेम को 4.5 जनरेशन से ऊपर ले जाया जाएगा। इन थ्योरी अगर आप 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर 5th जनरेशन की इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स डाल देंगे तो जो एयरक्राफ्ट बनकर निकलता है आप उसको 4++ जनरेशन एयरक्राफ्ट कहते हैं। प्रैक्टिकली इन एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड। अब इन तीनों सिस्टम्स को अगर आपको ओवर सिंप्लीफाई करना है तो आप कह सकते हैं कि एक लॉजिक डिवाइस कनेक्टेड होता है रेडिएटिंग एलिमेंट के साथ में और जैसा आपका प्रोग्राम है उसके हिसाब से ये रेडिएटिंग एलिमेंट या तो ट्रांसमिट करता है या रिसीव करता है। अब अगर आप इस लॉजिक डिवाइस को खोलेंगे तो इसके अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज निकलती है। इसको बेसिकली कहते हैं EPLD, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। प्रैक्टिकली इसके अंदर आप अपना सॉफ्टवेयर स्टोर कर सकते हैं और आपके प्रोग्राम के हिसाब से ये बिहेव करता है। अब अगर आप MiG-35 के कंपोनेंट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर वेस्टर्न सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता था और यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया का ये एक्सेस खत्म हो गया। हालांकि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिर भी रशिया की तरफ से सिस्टम्स बनाए तो जा रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ में। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स के लिए फैब्रिकेशन यूज किया जाता है वो चाइनीज फैब्रिकेशन है और इसी वजह से SU-57 भारत के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि आमका की रेस से अब HAL बाहर है और वो लोग चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर एयरक्राफ्ट को अक्वायर करे ताकि उनकी असेंबली लाइन चलती रहे। इसके अलावा यहाँ पर एक इंजन वाला लॉजिक भी दिया जा रहा है जो भारत को कुछ और बैकअप प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI के अपग्रेड के साथ साथ कुछ नंबर्स में SU-57 अगर अक्वायर किए जाते हैं तो AL-51 की टेक्नोलॉजी भारत को मिल सकती है और भारतीय वायुसेना के करंट Su-30 MKI ज्यादा केपेबल 177S इंजन से अपग्रेड किए जा सकते हैं। ऑन पेपर ये प्लान अच्छा दिखता है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि इतनी आसानी से कोई भी अपनी क्राउन ज्वेल टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा और अगर रशिया चाइना के साथ में टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहा है तो भारत के साथ में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के चांसेस और कम हो जाता है। वैसे लगभग यही सिचुएशन आप साफरान इंजन प्रोग्राम में भी मानकर चलिए और इसी वजह से भारत को कई सारे तरीकों से एक साथ सभी तरीके की टेक्नोलॉजी गैदर करने की कोशिश करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि DRDO ऑलरेडी साफरान और रोल्स रॉयस दोनों के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। ऐसे में कोई एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी हनीवेल के साथ में कोलैबोरेट कर सकती है और क्योंकि HAL के पास में रशिया से आने वाली कुछ टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है तो वो रशिया के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली भारत को जहां से भी टेक्नोलॉजी मिले स्पेसिफिकली इंजन से रिलेटेड उसको भारत को अक्वायर करना चाहिए
रही बात SU-57 एज एन प्रोग्राम की, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम में थी और इवेंचुअली वो इस प्रोग्राम से बाहर निकल आए थे। यानी कि एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की स्टेल्थ रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं करता है, लेकिन लॉजिक दिया जा रहा है कि इसको स्टेल्थ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि स्टॉप गैप के तौर पर एक्वायर किया जा सकता है। तो वहां पर भी भारत को दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली, इस एयरक्राफ्ट के ऊपर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और उन सभी को रिप्लेस करके आपको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इस पूरे प्रोसेस में समय लगेगा।